Assalamualaikum students. Today is lecture 4 of Statistical Theory 1. In today's lecture we will discuss about stem and leaf diagram. ये हमारा नया टॉपिक है, जिस तरह हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में जो है हमने डिस्कस किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि एक तरीका है, एक मेथड है अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, कि आप किस तरह उसे ग्रुप फॉर्म में, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आप अपने डाटा को, या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज ये जो हम लेक्चर में आज का जो टॉपिक कवर करें वो भी बेसिकली अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक मेथड है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे और इससे रिलेटेड जो है फिर डिफरेंट हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम है क्या। Basically, stem and leaf diagram is a very useful way of grouping data into classes. यानी आप अपने डाटा को क्लासेस की फॉर्म में ग्रुप करते हैं। जिस तरह आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप अपने डाटा को डिफरेंट क्लासेस यानी इंटरवल्स में हम ग्रुप करते थे, कि हमारा अगर डाटा बहुत डाइवर्स होता था, वैल्यूज़ एक दूसरे से बहुत डाइवर्स और वेरिएबल होती थी, वेरिएट करती थी, तो हम उन्हें क्लासेस की फॉर्म में डिफरेंट इंटरवल्स की फॉर्म में शो करते हैं और फिर उसको हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको काउंट करते थे। इसी तरह ये भी आपके डाटा को ग्रुप ही करता है इनटू क्लासेस, इनटू इंटरवल्स, while still retaining the original data is to draw a stem and leaf diagram. यानी इसमें आप ओरिजिनल डाटा को फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आप रिटेन करते हैं। इसका क्या मतलब है, या आगे जब आप एग्जाम्पल भी या क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो आप उसमें उसके थ्रू आपको ज़्यादा पता चलेगा कि अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से इस मेथड को कंपेयर करें तो इसमें एक फ़र्क ये है कि इसमें ओरिजिनल वैल्यू, जो डाटा की ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो आपको एज इट इज़ नज़र आएगी। उसके बजाय जो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करते हैं उसमें आपको, जब आप क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, फिर आगे जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो वो डाटा की जो ओरिजिनल डाटा होते हैं वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि वो किस वैल्यू की। जैसे अगर आपका फर्स्ट इंटरवल 10 to 20 है और उसमें फ्रीक्वेंसी आपने लिखी है कि 6 है, ठीक है, 10 to 20 की रेंज में जो फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है वो 6 है, लेकिन इसमें आपको नहीं पता कि इसमें 11 कितनी दफ़ा था, 12 कितनी दफ़ा था, 13। अगर आप डायरेक्ट टेबल को देख रहे हैं, अगर आप डाटा को देखेंगे तो फिर तो आपको पता चलेगा कि आपने ऑब्वियसली उस डाटा से ही आपने लिखा है कि 6 टाइम्स जो है वो 10 to 20 की वैल्यूज़ जो आई हैं डाटा में। लेकिन अगर आप सिर्फ टेबल देख रहे हैं तो फिर आपको टेबल से देखकर, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से सिर्फ यही बता सकते हैं कि 10 to 20 जो है आपके पास डाटा में 10 से 20 की जो वैल्यूज़ हैं वो 6 दफ़ा आई हैं। लेकिन कौन सी वैल्यू आई है 6 दफ़ा, कौन कौन सी आई है, कौन सी नहीं आई, कौन सी रिपीट हुई हैं, वो आप उस टेबल को देखकर नहीं बता सकते जब तक कि आप उस ओरिजिनल डाटा को ना देख लें, राइट। तो एक जो एडवांटेज स्टेम एंड लीफ डायग्राम का है ओवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वो ये है कि इसमें ओरिजिनल डाटा आपको रिटेन करता है। A stem and leaf diagram, also called a stem and leaf plot, is a diagram that quickly summarizes data while maintaining the individual data points. ये भी उसी बात से रिलेटेड है कि आपके डाटा को समराइज तो करता है, लेकिन समराइज इस तरह से करता है कि इंडिविजुअल जो हर डाटा की जो वैल्यू है वो मौजूद रहती है आपकी डायग्राम में, जिसकी वजह से जो है ये एक बहुत ही सूटेबल मेथड है। सो बेसिकली हम स्टेम एंड लीव डायग्राम में करते क्या हैं, इन सच अ डायग्राम द स्टेम इज अ कॉलम ऑफ द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ डाटा आफ्टर रिमूविंग द लास्ट डिजिट। यानी बेसिकली स्टेम एंड लीफ में हमारे पास एक कॉलम है जिसका हम नाम स्टेम रखते हैं, और उस कॉलम में हम क्या रखते हैं, उसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो डिजिट है, जो डाटा है, उसका जो लास्ट डिजिट होता है हम उसे रिमूव कर देते हैं। सपोज अगर आपके पास डाटा है, डाटा में वैल्यूज हैं 25, राइट, तो अब आप उसे स्टेम में जब आप लिखेंगे तो 25 को आप 2 जो है स्टेम वाले कॉलम में लिख देंगे, राइट। सो 5 आपने लास्ट डिजिट था 5 उसको रिमूव करके जो सिर्फ 2 था वो आपने स्टेम वाले कॉलम में लिख दिया है इस डायग्राम के, ठीक है। द फाइनल डिजिट्स यानी वो लास्ट डिजिट जिनको आपने रिमूव किया है उन्हें आप लीव्स में शो करते हैं, ठीक है, ऑफ ईच कॉलम आर देन प्लेस्ड इन अ रो नेक्स्ट टू द अप्रोप्रिएट कॉलम।
एंड सॉर्टेड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। यानी आपने जैसे 25 की मैंने एग्जांपल दी है, उसमें से 2 जो था, ठीक है, लास्ट डिजिट को रिमूव करके जो फर्स्ट डिजिट था आपने उसे स्टेम वाले कॉलम में शो किया है। इसी तरह फिर जो 5 है, अब आप उसे उसके सामने वाले रो में आप 5 लिख देंगे और वो लीव वाला कॉलम होगा, राइट। अभी आप जो है, और फिर आपने उसको जो है एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में भी आपने शिफ्ट करना है। ये अभी हम एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें जो ये बात है कि एक कॉलम है उसमें उसको आप स्टेम कह रहे हैं, सेकंड कॉलम है जिसे आप लीफ कह रहे हैं, फिर उनमें वैल्यूज किस तरह प्लेस करेंगे, तो ये आपको अब इस एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन हो सकता है। फर्स्ट ये जो एग्जांपल है आपके पास, इसमें है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन एन असाइनमेंट। आप वैल्यूज देख रहे हैं कि ऊपर आपके पास जो है वो 10 वैल्यूज हैं, नीचे भी 10 वैल्यूज हैं, तो ये टोटल 20 वैल्यूज आपको दी गई हैं डाटा की। आपने स्टेम एंड लीफ डायग्राम ड्रॉ करनी है इसकी, राइट। तो इससे आप स्टेम एंड लीफ डायग्राम किस तरह ड्रॉ करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो आपने डाटा में पॉइंट आउट करना है कि आपके डाटा में मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या है एंड मैक्सिमम वैल्यू क्यों है। आपने ये लिखने के बाद कि आपके डाटा में मिनिमम वैल्यू 17 है एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 84, इसके बाद आपके पास जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि अब आपने अपने डाटा को इक्वल विड्थ्स में आपने डिवाइड करना है। आपने उसके इंटरवल बनाने हैं जिस तरह के आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में भी करते आए हैं। सो अगर आप देखें तो इसमें सूटेबल आपको जो वैल्यूज़ लगेंगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 17 से है, तो आपको अगर इंटरवल है तो आप 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 एंड 50 to 59 एंड सो ऑन। और इसको आप 89 तक कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 84 है और जो इस रेंज में कवर हो रही है। तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही सूटेबल इंटरवल आपको मिलेगा। ये अब आपने खुद जज करना है। आप चाहते तो आप 15 से भी स्टार्ट कर सकते थे क्योंकि उसमें मिनिमम वैल्यू 17 उसके अंदर इंक्लूड होती। सो मैंने जो है इंटरवल्स लिए हैं वो 10 to 19 से स्टार्ट किए हैं और वो 80 to 89 तक ख़त्म होते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन इंटरवल्स को याद रखना है और इन इंटरवल्स को आपने स्टेम एंड लीफ में शो करना है। जिस तरह हम क्लास इंटरवल्स को शो करते थे अपने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में, इसी तरह इन इंटरवल्स को अब आपने अपनी डायग्राम की फॉर्म में शो करना है। सो फर्स्टली सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, आपने एक वर्टिकल लाइन जो है आपने ड्रॉ करनी है। उसके एक तरफ स्टेम का कॉलम है और उसके दूसरी तरफ जो है लीफ का कॉलम है, राइट। जिस तरह हम अपनी डायग्राम को स्टेम एंड लीफ कह रहे हैं, तो आपके पास जो ये वाली साइड है वो स्टेम को शो करेगी और ये वाली जो साइड है वो आपके पास लीफ को शो करेगी। अब यहाँ पर आपने स्टेम में आपने क्या लिखना है, स्टेम में आपने इंटरवल्स लिखने हैं। वो कैसे लिखने हैं, अगर आप लास्ट वाली स्लाइड में देखेंगे, मैंने इंटरवल जो आपको फर्स्ट बताया है वो क्या हमने सिलेक्ट किया है, 10 to 19, राइट, 10 to 19। तो उसमें फर्स्ट डिजिट क्या है, 10 का फर्स्ट डिजिट भी 1 है एंड 19 का फर्स्ट डिजिट भी 1 है, तो आप इधर 1 लिखेंगे, राइट। क्योंकि आपको मैंने अभी जब इंट्रोडक्टरी जो हम स्लाइड्स देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि स्टेम में हमने फर्स्ट डिजिट लिखना है, हमने लास्ट जो डिजिट होगा वो रिमूव करके हमने स्टेम में लिख देना है। तो बेसिकली हम इन इंटरवल्स का फर्स्ट डिजिट आप स्टेम वाले कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट इंटरवल आपका 10 to 19 था, आपने स्टेम में कॉलम में 1 लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल वाज 20 to 29 और वो फर्स्ट डिजिट क्या है 20 का 2, 29 का फर्स्ट डिजिट क्या है 2, तो अब आपने उसको स्टेम में शो कर दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल इज 30 to 39 और फर्स्ट डिजिट इज 3, आपने वो लिख दिया। इसी तरह 40 to 49 का फर्स्ट डिजिट इज 4, 50 to 59 का फर्स्ट डिजिट इज 5 एंड 60 to 69 का डिजिट इज 6, 70 to 79 7, 80 to 89 इज 8। ठीक है, तो आपने इन सब का जो फर्स्ट डिजिट का था अपने इंटरवल्स का, उन्हें आपने स्टेम कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये आपका डायग्राम के लिए फर्स्ट स्टेप था कि आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके एक तरफ आपने स्टेम का कॉलम बनाना है, एक तरफ आपने लीफ का कॉलम बनाना है और वो इसी साइड पे रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो अपने इंटरवल्स बनाए हैं उन इंटरवल्स का फर्स्ट डिजिट आपने स्टेम वाले कॉलम में रिप्रेजेंट कर देना है।
उसके बाद अगर आप अपने डाटा में देखें तो डाटा में आपको जो 20 वैल्यूज गिवन है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू इज 84, राइट, 84। सो उसका एज जो है ऑलरेडी हमारे पास स्टेम में मौजूद है, यानी वो इस रेंज में कहीं लाई करेगा, 80 टू 89 वाली रेंज में। लेकिन 84, 84 का सेकंड पार्ट, सेकंड डिजिट क्या है, 4। सो आप जो डाटा है उसमें जो वैल्यू होगी उसका जो सेकंड डिजिट होगा वो आप अपने लीफ वाले कॉलम में लिखेंगे। एज फर्स्ट वैल्यू इज 84, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो आप 8 के सामने लिख देंगे, विच इज 84, ये बन जाएगा, ठीक है। यानी 8 आपने स्टेम वाले कॉलम में और लीफ वाले कॉलम में जो आपका लास्ट डिजिट होगा जिसको आपने रिमूव किया है उसको आप इधर लिखेंगे, राइट। ये आपने इंटरवल्स की वैल्यू से आपने ऑलरेडी जो है आपने ये लिख लिया था, स्टेम वाला कॉलम लिख लिया था। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या स्टेप है कि अब आपके पास जो डाटा मौजूद है अब उस डाटा को लिखना शुरू करें। डाटा में जब टेबल में आप फर्स्ट वैल्यू देखेंगे वो है 84, यानी वो इस रेंज में कहीं लाई करती है। तो अब आप 8 के सामने उसका जो सेकेंड डिजिट होगा वैल्यू का 4, यानी कि अब आपने उधर इसको लिख दिया। अब डाटा में जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू इज 17। एज नेक्स्ट वैल्यू इज 17, तो आप लीफ वाले कॉलम में 1 के सामने आप 7 मार्क कर देंगे, राइट। सेकेंड डिजिट सिर्फ आपने लिख देना है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू इन डाटा इज 38, तो अब आपने थर्ड वैल्यू का भी इसी तरह सेकेंड डिजिट जो है लीफ में अब आपने उसका मेंशन कर दिया है। इसके अलावा डाटा में नेक्स्ट वैल्यू इज 45, तो आप 4 के सामने 5 जो कि सेकेंड डिजिट है वो मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू इन डाटा इज 47। तो अब आप ये देखें, जब आप उसी कॉलम में देख रहे हैं कि यहाँ पर इस इंटरवल में 40 टू 49 तक वैल्यूज आनी है। फर्स्ट वैल्यू आप लिख चुके थे 45, अब आपने नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है 47, वो भी इसी में आनी है। तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, जब सेकेंड वैल्यू आती है आप थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं वैल्यू के दरमियान और उसके बाद आप सेकेंड वैल्यू जो आई है वो भी आप उस रेंज में मेंशन कर देते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इन डाटा इज 53। तो अब ये क्या किया है, अब आपने 53 का 3 यहाँ पर मेंशन कर दिया है और उसके साथ साथ जितनी भी वैल्यूज डाटा में थी वो मैंने सारी मेंशन कर दी हैं। जैसे 53 का 3 मेंशन किया है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इन डाटा इज 76, सो यहाँ पर आपने 76 का 6 मेंशन कर दिया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इन डाटा इज 54, तो आपने यहाँ पर स्पेस डाल के उसी तरह सेकेंड वैल्यू जो है वो 54 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 वैल्यू जो है 4 लास्ट डिजिट जो है 54 का वो आपने लीफ में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वैल्यू इन डाटा इज 75, तो अब आपने यहाँ पर 5 जो है नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। Similarly, next value in data is 22, so you have written 2 in leaf column. Next value in data is 66, so you have written 6 here in leaf column. Next value is 65, so after putting some space आपने जो 5 की जो 65 का जो 5 है फाइनल डिजिट है वो आपने लीफ में मेंशन कर दिया, राइट। इसी तरह वैल्यू में नेक्स्ट डाटा इज 55, so you have written 5 here. Next value is 54, so you have written 4 here. Next value is 51, you have written 1 and then 44, so यहाँ पर आपके पास 4 लिखा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू इज 39, नेक्स्ट वन इज 19, 54 एंड फाइनली 72। तो आपने ये तमाम वैल्यूज जो हैं जब आप लिख लेंगे तो वो इस तरह का जो है आपके पास फॉर्म आ रही है। जब इस तरह की फॉर्म आ जाएगी तो उसके बाद अब आपने डाटा को अपने अरेंज करना है इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। उसका क्या मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वो। अब आपने अपने डाटा को जो है अरेंज करना है, वो आप किस तरह करेंगे कि आपके पास जो इन वैल्यूज़ को आपने वो आगे पीछे आई है ना, 5 पहले है 7 बाद में है, तो उनको आप अरेंज कर दें कि पहले न्यूमेरिकल ऑर्डर में जैसे 7 पहले आता है तो अब आप क्या करेंगे, ये 7 और 9 इस तरह होने चाहिए, 8 और 9, 4 5 एंड 7, 1 3 4 4 4 5, यानी जितनी दफ़ा भी 4 आए उसे एक साथ ही लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह अब आपने अपने डाटा को जो है न्यूमेरिकल ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, तो ये अब आपकी फाइनल फॉर्म है, ठीक है।
लास्ट जो हमने स्लाइड देखी है वो प्रिलिमिनरी फॉर्म होती है, जिसमें अभी आपने अरेंज नहीं किया होता। सो ये फाइनल प्लॉट कहलाता है, जिसमें आपने अपने डाटा को जो है न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। इसके बाद न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अब आपने अपने डाटा की एक की देनी होती है। की क्या है? बेसिकली की बेसिकली आपके डाटा को जो है रिप्रेजेंट करती है कि आपका ये जो स्टेम है ये क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके आप किसी एक वैल्यू की दे देते हैं ताकि वो तमाम वैल्यूज को जो है वो एक्सप्लेन कर दे। जैसे मैंने यहाँ पर की दी हुई है की 3, यानी इसका मतलब है कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि 3/8, ये लाइन है ना, ठीक है, तो ये लाइन 3/8 मीन्स 38 मार्क्स, राइट। तो ये की जो है ये आपके डाटा को बता रही होती है कि आपका डाटा बेसिकली जो है वो किस वैल्यू को शो कर रहा है। उसमें एक की से आपको तमाम वैल्यूज का पता चल जाएगा, राइट। अगर ये वैल्यू डाटा में 38 है, लेकिन अगर हमारे पास 3.8 होती तो आप क्या करते? आप पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन नहीं करोगे, आप 3.8 को भी इसी तरह डील करोगे जिस तरह आपने इस डाटा को किया। ठीक है, पॉइंट्स में अगर वैल्यू होती है सारी, फर्स्ट वैल्यू 84 की बजाय 8.4 होती, फिर 1.7 होती, 3.8 होती, तो आप इसको डील बिल्कुल इसी तरह करते, क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करते जिस तरह मैंने ये किया है बिना पॉइंट वाला डाटा। लेकिन फर्क सिर्फ क्या होता कि आप जब की दे रहे होते तो आप की में लिखते की 3/8 मीन्स 3.8 मार्क्स, राइट। तो वो की खुद ही बता देती कि ये असल में वे जो वैल्यूज हैं ये आपके पास पॉइंट में थी। क्लियर? तो ये अब आपके पास फाइनल फॉर्म है, आपका ये फाइनल आंसर है, जिसमें अब आपने अपने डाटा को अरेंज कर लिया है इन न्यूमेरिकल ऑर्डर और आपने की भी प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। Question number 1 says the maximum temperature in degree Celsius measured to the nearest degree was recorded each day during June in Sutton with the following results. अब डाटा जो है जून के महीने का टेम्परेचर जितना जून के महीने में रहा है ख़ास एरिया में, उसका उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि ये डिग्री सेल्सियस में डाटा है 19 डिग्री, 23, 19, 19, 20, 12, 19 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज गिवन है। अब आपको उसने कहा है कि आपने इन सबको स्टेम एंड लीफ डायग्राम में शो करना है और उनका आपने मॉडल टेम्परेचर बताना है। राइट डाउन द मॉडल टेम्परेचर। मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल आपने ये मतलब होता है कि आपके डाटा में कौन सी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा दफ़ा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू आपके डाटा में रिपीट हो रही होगी उसे हम कहते हैं मॉडल टेम्परेचर। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास सोल्यूशन फिर होगा, तो हमें पता है कि सोल्यूशन के लिए हमें फर्स्ट स्टेप हमें तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें बताने की ज़रूरत है। तो हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमने लिख दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमें एक सूटेबल इंटरवल देना है। अगर आप देखें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू में फ़र्क जो है वो बहुत कम है। आप देख रहे हैं 12 to 23। अब इसमें आप ये नहीं सूट कर सकते कि इंटरवल अब आपने चूज़ करना है, तो अब आप लिखते हैं 10 to 20, 20 to 30। अब आप देखो कि 10 to 20 में ही आपकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 10 to 19 रखते हैं अगर, या आप फिर 20 to 29 रखते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें ही आपकी दो रेंजेस में ही सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब आपके डाटा जो है उसमें वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं, उनमें डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू में। तो इस केस में आप क्या करते हैं, आप अपनी रेंज को छोटा कर लेते हैं। आपका जो इंटरवल होते हैं उनमें जो विड्थ होती है उसे आप कम कर लेते हैं। जैसे आप देखें सूटेबल इंटरवल का मतलब ही ये है कि आप अपने डाटा को देखते हुए डिसाइड करें। तो इसके लिए आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, आप 2 या 3 वैल्यूज़ का डिफरेंस रख सकते हैं ताकि आपके पास जो इंटरवल्स बने कम से कम वो 5 to 6 इंटरवल्स आपके पास बने, और एटलीस्ट 5 तो बने आपके पास। सो आप 12 to 13, 14 to 15, 16 to 17, 18 to 19, 20 to 21 एंड 22 to 23 का आपने इंटरवल रखा है। ठीक है, ताकि अब आपके पास क्या हो कि आपके पास एक गुड नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हैं, क्लासेस जो हैं वो प्रेजेंट हो। सिर्फ आपने स्टेम एंड लीव डायग्राम में इस बात का ख्याल रखना होता है, क्योंकि अब आपने अपने जो डाटा की जो फर्स्ट वैल्यूज़ होती हैं उन्हें स्टेम कॉलम में लिखना होता है, राइट। जैसे कि हमने एग्जाम्पल अभी देखी है उसमें आपने देखा, क्योंकि उसको वैल्यू को आपने लिखना होता है फर्स्ट कॉलम में। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि जैसे आप डाटा अगर आप वैल्यू लिखते हैं, इंटरवल रखते हैं सपोज 10 to 20, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो लोअर लिमिट है 10 है, अपर लिमिट इज 20। जो 10 है उसका फर्स्ट डिजिट 1 है, और फिर जो सेकंड डिजिट है, जो सेकंड इंटरवल अपर लिमिट है उसका डिजिट 2 है फर्स्ट डिजिट।
तो इस तरह इसको नहीं आप रिप्रेजेंट कर सकते फिर स्टेम एंड लीफ में। सो सूटेबल इंटरवल क्या होगा 10 to 19, ताकि जो फर्स्ट डिजिट हो वो आपके पास हर इंटरवल का आपके पास सेम आए। तो सिर्फ आपने ये ध्यान रखना होता है, जैसे इस केस में भी आप देख रहे हैं कि 12 to 13 फर्स्ट डिजिट इनका 1 है, फर्स्ट डिजिट इज 1, फर्स्ट डिजिट इज 1 1, हियर फर्स्ट डिजिट इज 2 एंड हियर इज ऑल्सो 2। तो बस ये ध्यान रखना है कि आप जब अपर और लोअर लिमिट रखते हैं अपने सोल्यूशन के लिए, इसमें सूटेबल इंटरवल देते हैं, तो उसमें जो आपके पास इंटरवल्स लोअर और अपर लिमिट का जो वैल्यू उसका फर्स्ट डिजिट है वो सेम होना चाहिए, ताकि आप उसे स्टेम में शो कर सकें, वरना आप उसे स्टेम में शो ही नहीं कर सकते। उसके बाद अब जो है अब आपने अपने डाटा में तमाम वैल्यूज को शो करना है। उसी तरह सबसे पहले अब आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम होगा उसे आप स्टेम कहेंगे, राइट हैंड साइड पे जो कॉलम होगा उसे आप लीफ कहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि अब आपके पास आपने जो इंटरवल्स डिसाइड किए थे, फर्स्ट इंटरवल इज 12 to 13, राइट। सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने 1 लिख दिया है क्योंकि उसका फर्स्ट डिजिट इज 1। सेकेंड इंटरवल इज 14 to 15, फर्स्ट डिजिट इज 1। उसके बाद भी आपके पास जो लिमिट्स हैं उनका फर्स्ट डिजिट 15 to 16, 17 to 18, ठीक है, 18 to 19, मतलब जो भी आपने इंटरवल्स बनाया उनका फर्स्ट डिजिट इज 1। उसके बाद आपके पास 20 to 21 है डिजिट, फर्स्ट डिजिट तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया है। इसी तरह उसके बाद आपके पास फर्स्ट डिजिट जो है वो इंटरवल का था 22 to 23, तो आपने 2 यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब उसके बाद अब आपके डाटा में जो वैल्यूज़ हैं अब उससे 1 by 1 अब आप लीफ में प्लॉट करना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ ही आपको प्लॉट करके दिखा दी हैं कि वो इस तरह से होंगी। जैसे फर्स्ट वैल्यू इज़ 19, राइट, तो आपने यहाँ पर 1 के सामने 9 लिख दिया। उसके बाद सेकेंड वैल्यू इज़ 23, यानी आपने 3 यहाँ पर उसकी रेंज में, क्योंकि लास्ट जो रेंज है वो आपके पास शो कर रही है 22 to 23 को, तो इधर 22 से 23 वाली वैल्यूज इधर आएंगी। तो आपने फर्स्ट उसका जो फाइनल डिजिट 3 है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद डाटा में आपके पास 19 आ रहा है, फिर आपने 2 दफ़ा यहाँ पर 9 लिख देंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है डाटा में, टेबल में जो आप क्वेश्चन में देखें अगर 20 है तो अब आपने 0 यहाँ पर लिख देंगे, राइट। 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये जो रेंज है ये 20 to 21 को शो कर रही है, तो आपने यहाँ पर 0 मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसी तरह डाटा में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 12। अब डाटा में जो है अब आपके पास 12 है, तो फर्स्ट रेंज आपके पास जो है वो 12 to 13 को शो कर रही है। सो फर्स्ट रेंज 12 to 13 है, तो अब आपने 2 यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसी तरह तमाम वैल्यूज जब आप प्लॉट कर लेंगे डाटा की, तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। आप इसे खुद सॉल्व करें कि तमाम वैल्यूज बारी बारी लिख के देखें, तो आपके पास फाइनल जो एक फॉर्म बनती है तमाम डाटा लिखने के बाद वो ये बनती है। अब फाइनल हम आपके कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है लास्ट एग्जाम्पल में भी कि अब आपको इन्हें अरेंज करना होता है इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। अब इसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज क्यों करना है, आप देखें यहाँ पर 2 पहले है, 3 बाद में, फिर 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यूज आगे पीछे है ना। तो अब इधर भी यहाँ पर भी देखें कि ये 3 पहले आ रहा है, 2 बाद में है, 8 सेंटर में आ रहा है शुरू में। तो इन तमाम वैल्यूज को अब आप न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे कि पहले सारी 2 वाली वैल्यूज आ जाएं, फिर 3 वाली आ जाए, इस तरह। सो अब आपने क्या किया है इस स्लाइड में आपने क्या किया है, आपने तमाम वैल्यूज को इन न्यूमेरिकल ऑर्डर अरेंज कर दिया है कि पहले तमाम 2 वाली वैल्यूज हैं, फिर 3 है, ये ऑलरेडी भी आपका अरेंज फॉर्म में ही था, इसको भी अब आपने अरेंज कर दिया है। पहले तमाम 6 वाली वैल्यूज जितनी दफ़ा आई हैं, फिर 7 वाली वैल्यूज, इसी तरह आपने 8 एक दफ़ा था, बाकी जितनी दफ़ा 9 था वो आपने लिख दिया है। ओके, इस सब को अरेंज करने के बाद जो हमारे पास स्टेप है वो है कि अब आपने की देनी है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को ही की से रिप्रेजेंट करूं कि की 1/2, तो इसका मतलब है की 1/2 मीन्स 12 डिग्री सेल्सियस, कि आपके पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपके पास शो कर रही है कि 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को शो कर रही है। सो क्वेश्चन में उन्होंने आपके साथ साथ ये भी पूछा था, राइट डाउन द मॉडल टेम्परेचर, यानी वो वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है। तो अगर आप यहाँ से देखें आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 9 जो है वो बहुत दफा रिपीट हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, राइट। 8 टाइम्स जो है डाटा में ये 9 आया है। 9 का मतलब क्या है, 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 के सामने जो लीव स्टेम है वो है 1, यानी
ये जो 9 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा में 19 को, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा है 1/2 मीन्स 12 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह 1/9 इज रिप्रेजेंटिंग 19 डिग्री सेल्सियस। सो आपके पास जो मॉडल टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो टेम्परेचर रिपीट हुआ है वो है 19 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप डायग्राम से इजीली इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें ओरिजिनल डाटा जो है वो आपके पास रिटेन रहता है। तो अब आप देख रहे हैं ओरिजिनल डाटा से मुराद ये आपको साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि अब आपके पास यहाँ पर 12 जो है, 12 की वैल्यू 2 दफ़ा आई है डाटा में, 13 एक दफ़ा आया है, 20 जो है वो 5 टाइम्स आया है, लेकिन 21 नहीं आया, आपके डाटा में एक भी दफ़ा नहीं आया। ठीक है, तो ये मतलब था जब इंट्रोडक्टरी जो 2 स्लाइड्स हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम है उसकी में जो रिटेन करती है ओरिजिनल वैल्यू डाटा की, तो उसका ये मतलब है कि आपको साफ साफ ये डायग्राम बताती है कि इसमें 20 जो है 5 टाइम्स आया है डाटा में, लेकिन 21 नहीं आया, क्योंकि 20 to 21 की ये रेंज थी। अगर यहाँ पर 1 लिखा होता है एक भी दफ़ा तो इसका मतलब था डाटा में 21 आया है, लेकिन सिर्फ 0 लिखा होने का मतलब ये है कि डाटा में 20 तो आया है लेकिन 21 की कोई वैल्यू नहीं आई। इसी तरह आप इस लाइन को देखकर बता सकते हैं कि डाटा में 18 एक दफ़ा आया है, 19 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये जो है डिफरेंस है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में और ये स्टेम एंड लीफ वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप टेबल ड्रॉ करते हैं उससे जो आप फ्रीक्वेंसी बताते हैं, और इसमें भी आपको आप अपने डाटा को अरेंज ही कर रहे हैं, समराइज ही कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि आपकी ओरिजिनल जो वैल्यूज़ होती हैं डाटा की वो रिटेन कर जाती हैं। देर इज़ अनदर मेथड फॉर स्टेम एंड लीफ डायग्राम जिसके थ्रू आप अपनी जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से भी कर रही हूँ। उसमें जो है सेकंड मेथड में क्या फ़र्क है कि आपने वो जो अपने इंटरवल्स डिसाइड किए हैं वो ऐसे ही है कि फर्स्ट 12 to 13 है, 14 to 15, 16 to 17, 18 to 19, 20 to 21 एंड 22 to 23। लेकिन अब इस सेकेंड मेथड में आप क्या करते हैं, यूजुअली आप फर्स्ट मेथड में आपने सिर्फ फर्स्ट डिजिट जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा उसका जो यूज होने वाला मेथड है, ज़्यादा यूज और इस्तेमाल होने वाला वो फर्स्ट मेथड ही है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि सेकंड मेथड जो है वो इस तरह है कि आपके पास जो फर्स्ट जो लोअर लिमिट होती है, जैसे 12 to 13 है आपके पास फर्स्ट जो लिमिट है, तो उसमें जो 12 वैल्यू आपने उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। फिर 14 है नेक्स्ट उसमें इंटरवल में लोअर लिमिट, उसको आपने 14 को लिख दिया, 16 लिखती, इसी तरह आपने लोअर लिमिट्स लिखती सबकी। तो बेसिकली ये खुद ही बता रही हैं कि ये नेक्स्ट जो इंटरवल है वो 14 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली 12 to 13 तक वैल्यूज़ हैं फर्स्ट इंटरवल में। अब ये बता रही है कि 16 से आपके पास थर्ड इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, यानी 14 to 15 की जो वैल्यूज़ हैं वो सेकेंड इंटरवल में आती हैं। इसी तरह के थर्ड वाले में 16 to 17 आएंगी, क्योंकि 18 की जो है वो नेक्स्ट इंटरवल से स्टार्ट हो रहा है, एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें अब आप लीफ में किस तरह वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले लीफ में देखते हैं कि वैल्यू को कैसे प्लॉट करते हैं। आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है डाटा में वो है अकॉर्डिंग टू योर डाटा 19, ठीक है, तो वो इस इंटरवल में लाई करती है 18 to 19 वाले इंटरवल में, राइट। अब आप इसमें क्या करोगे, फर्स्ट मेथड में तो हम फर्स्ट डिजिट हम रिप्रेजेंट करते थे स्टेम में, लेकिन इसमें पूरा डिजिट आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, पूरी वैल्यू 18 रिप्रेजेंट की हुई है। इस केस में अब आप 19 कैसे लिखेंगे, 18 में आप क्या 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 19 आएगा, आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है, 19 का 1 आएगा अब यहाँ पर। इसी तरह डाटा में नेक्स्ट वैल्यू इज 23 और वो इस रेंज में लाई करती है, ठीक है, तो 22 लिखा हुआ है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो 23 बन जाएगा, तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। इसी तरह डाटा की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 2 टाइम्स 19 है, तो वो आप फिर इसी तरह एक तो पहली वैल्यू लिखी हुई है, तो उसके बाद आपके पास 19 दो दफ़ा फिर आया, यानी 18 में आपने 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 19 आएगा, तो आप 2 टाइम्स आपने 1 लिख दिया, क्योंकि डाटा में 2 टाइम्स 19 आ रहा है फिर से। उसके बाद फिफ्थ वैल्यू इन डाटा इज 20, राइट। अब आपने 20 आप कैसे लिखेंगे, 20 क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जब इस तरह की चीज़ हो कि वो पूरी वैल्यू ऑलरेडी है, तो अब आपने उसमें 20 में आपने कुछ भी प्लस नहीं करना, तो वो 20 क्योंकि 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब आप उसकी जगह 0 लिख देंगे, राइट। कि अगर आपने 21 लिखना है तो फिर आप यहाँ पर 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब आप उसके सामने 1 लिख देंगे, 20 + 1 = 21।
लेकिन अगर डाटा में वैल्यू 20 है और 20 ऑलरेडी लिखी हुई है तो आप फिर इस तरह उसके आगे सिर्फ 0 लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट स्लाइड मैं अभी शो करूंगी उसमें अब तमाम वैल्यूज जो हैं वो तमाम का तमाम डाटा जो है आपको रिप्रेजेंट होगा इस सेकंड मेथड से। तो इसमें जो है इस स्लाइड में सिर्फ 5 वैल्यूज मैंने आपको दिखाई हैं कि वो किस तरह आपने डाटा में लिखनी होती हैं। नेक्स्ट अब आप देखें कि इसमें तमाम वैल्यूज इसी तरह अब आपके पास रिप्रेजेंट की गई हैं। जैसे 6th वैल्यू इज 12, राइट, तो 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसमें कुछ भी प्लस नहीं करने की जरूरत, तो 0 आएगा। ठीक है, डाटा में नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन 19, तो अब आप क्या करेंगे, एक और 1 आपने यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह डाटा में नेक्स्ट वैल्यू इज 22, 22 2 टाइम्स आ रहा है, सो 22 अब आप किस तरह लिखेंगे, क्योंकि 22 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब आप उसे 0 सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे, राइट। सो सिर्फ ये फ़र्क है फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड में। आप फर्स्ट मेथड ही यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इजी लगता है कि सेकंड मेथड यूज़ करना है, आपको पता होना चाहिए कि सेकंड मेथड है क्या, आप फॉलो बेशक फर्स्ट मेथड को करें। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि आपने सेकंड मेथड से ही सॉल्व करना है, सो फिर आपको सेकंड मेथड ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फर्स्ट मेथड ही यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद आपने इसी तरह डाटा को फिर अरेंज करना है न्यूमेरिकल ऑर्डर। ठीक है, तो वो आपने इसी तरह के तमाम जो 0 वाली वैल्यूज़ हैं वो पहले आ जाएं, 1 बाद में आ जाएं। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में जो है अपने डाटा को आप इस तरह से आप अपने डाटा को न्यूमेरिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसी तरह अब आप की दे सकते हैं, तो इसमें की अब आप क्या देखेंगे, ये देंगे की 12/1 मीन्स 13 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 12 है, 1 आप उसके सामने अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो 13 डिग्री को शो कर रहा है। और इसमें भी अब आपके पास 18 है, 1 यहाँ पर 19 वैल्यू को शो कर रहा है कि 18 + 1 = 19। सो आपके पास मॉडल टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री यहाँ पर शो होता है। Question number 2 is the table gives the number of days on which rain fell in 36 consecutive intervals of 30 days। यहाँ पर अब आपके पास डाटा दिया गया है कि आपके पास 30 डेज में जो आपके पास रेन हुई है, रेनफॉल हुई है, उसका डाटा गिवन है कि कितनी बारिश हुई है। ठीक है, वो अब आपको गिवन है, तो आपने इसकी ड्रॉ स्टेम एंड लीफ डायग्राम, आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। लेकिन इसमें अब क्या डिफरेंस है, इंटरवल्स अब आपको खुद दिए गए हैं, 2 इंटरवल्स बताए गए हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। कि अब आप इस डाटा को पार्ट ए से भी सॉल्व करेंगे यानी ये इंटरवल्स लेकर भी, और फिर आप पार्ट बी यानी ये इंटरवल्स लेकर भी सॉल्व करेंगे। अब जैसे आपके पास फर्स्ट जो आपके पास पार्ट ए है उसमें इंटरवल है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 एंड 20 to 24। ठीक है, आपने क्या करेंगे, 5 to 9 जो है इसमें फर्स्ट डिजिट तो कोई नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके पास एक ही डिजिट है, तो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टेम एंड लीफ में, वो अभी हम सॉल्व करेंगे तो उसमें देखते हैं। सो इसमें अब आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली मिनिमम एंड मैक्सिमम आप देखते हैं कि आपने इंटरवल बनाने होते हैं। इंटरवल अब आपको खुद ही गिवन है, तो आप डायरेक्ट जो है इंटरवल्स लिखने से स्टेम एंड लीफ डायग्राम में अब आप इसका सोल्यूशन जो है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये अब आपके पास डाटा गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है, इंटरवल्स भी गिवन है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो इसी तरह अब आप क्या करेंगे कि स्टेम वाले कॉलम में अब आपने अपने इंटरवल्स की वैल्यूज़ लिखनी है, उसका फर्स्ट डिजिट लिखना है। तो फर्स्ट इंटरवल जो है आपके पास 5 to 9 है और वो सिंगल डिजिट है, तो अब आप जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि इंटरवल इज सिंगल डिजिट, तो आप उसकी जगह 0 लिखेंगे। फिर आपके पास इंटरवल नेक्स्ट इंटरवल इज 10 to 14, सो इसलिए आपने यहाँ पर 1 लिखा है। थर्ड इंटरवल इज 15 to 19, इसलिए आपने यहाँ पर 1 लिखा है। और फिर लास्ट इंटरवल इज 20 to 24, फर्स्ट डिजिट इज 2, तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि अब आपने लीफ जो है उसमें अब आपने अपने डाटा को प्लॉट करना है। सो आपके पास जो डाटा में फर्स्ट वैल्यू है वो है 21। ठीक है, तो 21 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है आपने, ये इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है 20 to 24 को, तो आपने 1 जो है यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया उसके सामने, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू इज 19। ये वाला जो इंटरवल है, दिस इंटरवल इज रिप्रेजेंटिंग 15 to 19, सो इसलिए आपने यहाँ पर उसके सामने 9 लिख दिया है। इसी तरह थर्ड वैल्यू इज 6। ठीक है, तो 5 to 9 वाले में आपके पास 6 की आ रही है। तो जब इस क्योंकि अब आपके पास ये सिंगल डिजिट ही है, वैल्यू 6 सिंगल डिजिट है, तो अब आप 6 एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ वैल्यू इज 12, वो इस रेंज में लाई करती है जो कि है 10 to 14 रेंज, तो इसमें अब आपने 12 वैल्यू है तो उसका सेकेंड डिजिट इज 2, तो अब आपने उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंगली आपने 2 लिख दिया है। फिफ्थ वैल्यू इज 8,
ठीक है, सिंगल डिजिट वैल्यू है तो अब आप एज इट इज 8 को यहाँ पर आपने लिख दिया। सो ये फर्स्ट वैल्यू है जिस तरह आपने इनको लीफ में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद अब आप तमाम वैल्यूज को इसी तरह, जैसे नेक्स्ट वैल्यू इज 6th वैल्यू इज 18, 7th वैल्यू इज 9, देन 8, 11, तमाम वैल्यूज को अब आप इन्हीं रूल को देखते हुए अब आप उन्हें प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अब वैल्यूज मजीद जो है उन्हें पुट किया गया है कि नेक्स्ट वैल्यू इज 18, सो यहाँ पर अब आपने 8 लिख दिया है। उसके बाद 7th वैल्यू इज 9, सो यहाँ पर आपने 9 लिख दिया है क्योंकि सिंगल डिजिट है, एज इट इज लिख दिया है। इसी तरह 8 भी सिंगल डिजिट है, एज इट इज आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इज 11, 11 क्योंकि इस रेंज में लाई करती है 10 to 14 रेंज में। सो अब आपने 1 के सामने 1 लिख दिया तो वो 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इज 17, सो यहाँ पर अब आपने 7 लिख दिया क्योंकि इस रेंज में 17 लाई कर रहा है। इसी तरह जो है अब आपने मजीद अगली जो वैल्यूज हैं आपके पास 15 है, वो अब आपने उसका 5 लिख दिया है, 13 मेंशन कर दिया है, 16 आया है डाटा में, 9 अगेन आया है वो लिख दिया है, 17 रिपीट हो रहा है तो आपने 17 लिख दिया है, राइट। सो अब आपने ये तमाम वैल्यूज जो है इस तरह बारी बारी उन्हें आप अपने डाटा में जो है अपनी लीफ कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने जो मज़ीद वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। तो प्लॉट करने से जो है कुछ इस तरह की जो फॉर्म है वो आपके पास डाटा की बन जाएगी कि जब आपने तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो आपको डाटा गिवन है 30 डेज़ का वो आपको यहाँ पर अब आप लिख देंगे। तो कुछ इस तरह की डायग्राम बन रही है। और ऑब्वियसली जब आप सारी वैल्यूज़ प्लॉट कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आपने इनको अरेंज करना है इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि 6 शुरू में है, 5 एंड पे जा रहा है, तो अब आपने इनको लाइन में शो करना है 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इनको न्यूमेरिकल ऑर्डर में शो करें इसी तरह 2, 1, 3, 1, 3 इस तरह। तो अब न्यूमेरिकल ऑर्डर में किस तरह आएगा कि 1 2 टाइम्स आया है तो पहले 2 टाइम्स 1 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 3 टाइम्स 3 आया है तो उसे आप फिर 3 लिखें। सो इस तरह से जो है अब आपने अपने डाटा को जो है अरेंज कर दिया है इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। और उसके साथ अब आपने क्योंकि की भी प्रोवाइड करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर अब आपने किसी भी वैल्यू की आप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसकी दे सकते थे कि 0/5 मीन्स 5। ठीक है, तो मैंने जो दी है वो है की 1/6 मीन्स 16। तो आप किसी भी वैल्यू को अब आपने रिप्रेजेंट करना होता है क्योंकि उसकी बताना होता है क्या रिप्रेजेंट करिए, उसकी बेस पे तमाम वैल्यूज जो हैं वो रिप्रेजेंट हो जाती हैं। तो अब आपने जो है किसी भी वैल्यू को अब आपने उसकी की दे देनी है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका पार्ट है। नेक्स्ट उसके बाद इसी उसमें हम एक मज़ीद एक सब टॉपिक है बैक टू बैक स्टेम प्लॉट। बैक टू बैक स्टेम प्लॉट्स बेसिकली क्या है कि इसमें अब आप कोई भी दो वैल्यूज हैं यानी दो सेट ऑफ डाटा आपको गिवन है, तो अब आप उनको क्या करेंगे, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। उन्हें आप एक ही डायग्राम में शो करके उनका कंपैरिजन आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये भी उसी तरह आपके पास जैसे आप एक को डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह अगर आपको दो सेट ऑफ डाटा गिवन हो तो आप उसे एक डायग्राम में किस तरह शो कर सकते हैं वो हम देखेंगे। बेसिकली जो सेंट्रल वैल्यू होती है, सेंटर होता है कॉलम। अब 3 कॉलम हो जाएंगे, पहले 2 थे, अब आप एक सेंटर कॉलम होगा जो कि स्टेम का होगा और एक उसके राइट साइड पे कॉलम होगा और एक उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम होगा जो कि अब आपके पास दो जो सेट ऑफ डाटा है उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो किस तरह है वो अब आपको हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको सॉल्व जब करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि सेंटर में किस तरह आप स्टेम लिखते हैं, फिर राइट एंड लेफ्ट कॉलम जो होते हैं जो कि ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि वो लीव्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा गया है यूज अ स्टेम एंड लीफ डायग्राम टू कंपेयर द एग्जामिनेशन मार्क्स इन फ्रेंच एंड इंग्लिश फॉर अ क्लास ऑफ 20 पीपल। यानी 20 स्टूडेंट्स हैं आपके पास और उनके फ्रेंच और इंग्लिश में उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनका आपको डाटा गिवन है। अब आपने इन दोनों मार्क्स को एक ही डायग्राम में शो करना है। तो उसके लिए अब आप जो डायग्राम बनाएंगे उसे आप बैक टू बैक स्टेम प्लॉट कहते हैं कि एक ही डायग्राम में आप टू सेट ऑफ डाटास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है सोल्यूशन में हमें पता है कि हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है उसे हमने देखना है कि कौन सी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आपके पास जो दोनों सेट ऑफ डाटा हैं फ्रेंच एंड इंग्लिश, अब आपने उन दोनों में देखना है
कि मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये नहीं कि सिर्फ आपने इंग्लिश वाला देख रहे हैं सिर्फ फ्रेंच, तो उन दोनों में से जो उनके डाटा में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी अब आपने जो है उसे पॉइंट आउट करेंगे, तो वो अब आपके पास बनती है 31। ठीक है, तो जो कि फ्रेंच में प्रेजेंट है आपके पास। ठीक है, और इसी तरह अब आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 85। ठीक है, तो दोनों में देख लेना आपने अपने डाटा में कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो रिप्रेजेंट करनी है आपने। सो 85 जो है वो अब आपके पास इंग्लिश में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम मार्क्स है, दोनों में देख लेना। ये ना हो कि वो सिर्फ फ्रेंच की तो मैक्सिमम मार्क्स हो लेकिन वो इंग्लिश में मैक्सिमम ना हो। ठीक है, तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू मौजूद होगी आपने वो देख लेनी है, और मिनिमम वैल्यू उसको मेंशन करने के बाद अब आप सूटेबल इंटरवल देखें तो आप देखेंगे कि 30 टू 39, 40 टू 49 ये जो है एक सूटेबल इंटरवल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 इंटरवल्स बन रहे हैं तो ये इनफ है। अब इसे जो है अब आपने इन इंटरवल्स को अपनी स्टेम एंड लीफ डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है और अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है। जी, अब इस केस में क्योंकि आप बैक टू बैक स्टेम प्लॉट बना रहे हैं, दो सेट ऑफ डाटा को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें अब आपकी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी, जिसमें आपके पास जो सेंट्रल कॉलम होगा वो स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जो आपके पास लेफ्ट साइड है वो फ्रेंच नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो आपके पास इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रही है कि इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो आपने 30 टू 39, 40 टू 49 इस तरह रिप्रेजेंट किए हैं। सो अब आपने उन सब की इंटरवल्स की जो फर्स्ट डिजिट है वो अब आप स्टेम में जिस तरह हमें पता है हम करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 30 टू 39 का फर्स्ट जो हिस्सा है जो डिजिट है वो 3 है, तो आपने यहाँ पर 3 लिख दिया है। 40 टू 49 का फर्स्ट डिजिट इज 4। ठीक है, 50 टू 59 फर्स्ट डिजिट इज 5। इसी तरह बाकी सब का भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे बारी बारी, अब आप पहले फ्रेंच की वैल्यूज अपने डाटा में प्लॉट कर दें, फिर इंग्लिश की कर दें। तो फ्रेंच के केस में जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है वो है 75। 7 इज ऑलरेडी रिटन, सो आपने अब 75 जो है सेकेंड डिजिट इज 5, तो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह 69 है सेकेंड वैल्यू फ्रेंच में, इसी तरह उसमें आपने 9 रिप्रेजेंट कर दिया है। थर्ड वैल्यू इज 58, फोर्थ वैल्यू इज ऑल्सो 58, तो अब आपने 2 टाइम्स 8 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद अब आप बाकी तमाम भी जो वैल्यूज हैं 46, 44, 32, 50 उन्हें आप रिप्रेजेंट, तो अब आपने जो नेक्स्ट वैल्यू हैं उन्हें भी रिप्रेजेंट कर दिया एज नेक्स्ट वैल्यू इज 46। सो यहाँ पर अब आपने 6 लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इन डाटा इज 44, सो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 32, 50, 53, तो अब आपने नेक्स्ट वैल्यूज जो इस तरह आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते जाएंगे। ठीक है, इधर जो है अब आपने बाकी भी जो आपकी वैल्यूज हैं आपने जितनी उनके मार्क्स थे वो आपने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद अब आप इंग्लिश में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट्स ने अब आप उन्हें प्लॉट करेंगे। तो इंग्लिश के भी जो मार्क्स हैं वो भी प्लॉट करने के बाद आपकी जो फाइनल एक जो बन रही है डायग्राम वो कुछ इस तरह से है। एज फर्स्ट वैल्यू इन डाटा इन इंग्लिश इज 52, सो आपने यहाँ पर 2 लिखा है। सेकेंड वैल्यू इज 58, राइट, सो थर्ड वैल्यू 68, fourth value is 77, fifth value is 38, sixth value is 85, seventh value is 43, eighth value is 44, ninth value is 56, 10th value is 65। तो इस तरह आप तमाम वैल्यूज जो जितना भी डाटा गिवन है अब वन बाय वन उसे आपने प्लॉट कर दिया है। तो तमाम को प्लॉट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की आपके पास उसकी शेप आ रही है, इस तरह की उसकी लुक है। तो इसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप उसी तरह अब आपने उसे रिप्रेजेंट करना है इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। तो अपने डाटा को जो है अब आप न्यूमेरिकल ऑर्डर में आपने शिफ्ट कर दिया है कि 1 यहाँ पर है, उसके साथ 2, इस तरह 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो जिस तरह न्यूमेरिकली वो वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए आपने इस तरह उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया। और ऑब्वियसली अब आपको साथ की भी देनी है जो स्टेम एंड लीफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके, अगर आप नहीं देंगे तो उसके ऑब्वियसली नंबर्स जो हैं वो अब आपके डिडक्ट होंगे। तो इस केस में अब आप अगर आप एक की जो है आप फ्रेंच की दे सकते हैं, की जो है आप इंग्लिश की दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपने जो की दी है वो क्या है 8/1 मीन्स 81 एंड 6/3 मीन्स 63। कोई भी आपने की देनी होती है आप किसी भी वैल्यू की दे सकते हैं।
सो बेसिकली ये आपके पास जो क्वेश्चन था ये बैक टू बैक स्टेम प्लॉट था, जिसमें बेसिकली आप ये बता सकते हैं, आप अपने डायग्राम जो है उनका डिफरेंट, आपके पास 2 सेट ऑफ डाटाज गिवन हो, तो अब आप किस तरह से उसे एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें आपके पास जो है एक ही स्टेम का कॉलम होता है, जिसके राइट हैंड साइड पे एक सेट ऑफ डाटा होता है और उसके लेफ्ट साइड पे 1 सेट ऑफ डाटा होता है, जिससे जो है आप अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या अब आप देख सकते हैं, इससे क्या कंपैरिजन, आप इजीली क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, आप इसमें ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि अब आपके पास देखें, इसमें फ्रेंच में देखें तो आपके पास मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 81 है, इसमें देखें तो अब आपके पास 84 85 है, ठीक है। यानी इसमें फिर आप इसमें देखें 70s की लाइन में अगर आप देखें तो इंग्लिश में बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 70s की लाइन में अच्छे हैं। इसमें सिर्फ 2 बच्चों के मार्क्स हैं जिनके 70 की लाइन में, इसमें जो है 6 स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 70s की लाइन में, ठीक है। तो ये आप इस तरह अपने डाटा को जो है इजीली आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि अब आपके बच्चों के मार्क्स जो हैं फ्रेंच में ज़्यादा अच्छे हैं या इंग्लिश में अच्छे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इंग्लिश के केस में जो है उनके 60 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनके पास 60s की लाइन में है, 70s की लाइन में है, 80s की लाइन में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रेंच के केस में 30 40 एंड 50 तक मैक्सिमम बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 60 70 एंड 80 की लाइन में। तो इस तरह कंपैरिजन करना इस डायग्राम के थ्रू आपके पास बेसिकली बहुत इजी हो जाता है। This is your last question for this lecture, which is question number 4, and it states that look at this stem and leaf diagram, and for the key provided give the value ringed, and B portion is the width of the interval containing the ringed value। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट जो स्लाइड अभी मैं दिखाऊंगी आपको, उसमें अब आपको एक डायग्राम दी गई है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम दी गई है, आपको ड्रॉ नहीं करनी, आपको वो ड्रॉ गिवन, आपको वो डायग्राम गिवन है, उसको देखकर आपने क्या बताना है कि उसमें एक जो वैल्यू है वो रिंग हुई हुई है, यानी सर्कल हुई हुई है। आपने बताना है वो जो सर्कल हुई हुई वैल्यू है उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, और जो उसका बी पार्ट ये है कि वो जो रिंग वैल्यू है वो जिस इंटरवल में लाई कर रही है आपने उसकी विड्थ भी बतानी है। तो सबसे पहले जो है वो डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके पास बेसिकली वो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें अब आपके पास ये भी है और आपको की भी गिवन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है। तो इसमें अब आपको क्या है, ये अब आपके पास एक वैल्यू जो है इसे सर्कल किया गया है और इस सर्कल वैल्यू को कहा गया है कि इसकी वैल्यू बताएं, ये क्या वैल्यू है, और इस पूरे इंटरवल की अब आपने रेंज भी बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब आपने इसकी सबसे पहले वैल्यू बतानी है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें जो आपके पास की है वो क्या बता रही है, की 1/2 मीन्स 1.2 सेंटीमीटर, 1 2 है तो ये 1.2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका एक तो ये मतलब हुआ कि डाटा में जो भी वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, वो तमाम डाटा जो है आपके पास पॉइंट्स में था बेसिकली, ठीक है। ये की क्या बता रही है कि आपका डाटा पॉइंट्स में था। मैंने शुरू में एक जो एग्जांपल थी उसमें भी आपको बताया था कि अगर आपके पास की में पॉइंट गिवन हो तो अब आपने आपका पास जो डाटा है वो पॉइंट्स में गिवन हो तो आप उसे डील ऐसे ही करेंगे जैसे वो बिना पॉइंट का डाटा है, जैसे होल नंबर में वैल्यू है, लेकिन आप की में बस मेंशन कर देते हैं कि आपके पास वो जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में थी एक्चुअली, ठीक है। तो जब आपके पास ये वाला जो नंबर है ये आपके पास 1.2 को शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेंज है ना, ये बेसिकली ये वैल्यू जो 0.7 लिखी हुई है ये 0.7 है, ये जो वैल्यू रिटर्न है ये 0.9 है, ये जो वैल्यू लिखी गई है ये 1.0 है, ये 1.1 है, ये 1.2 है, ये 1.2 है, ठीक है, ये देख रहे हैं 1.2 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये जो वैल्यू है ये 1.4 है, ये 1.5 है, ये 1.6 है, ये 1.7 है, ये 1.8 शो कर रही है और ये 1.9 शो कर रही है, ये 2.0, ये 2.1, ये 2.2, ये 2.3, ये 2.4, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया, उसने पूछा हमसे कि ये जो सर्कल में वैल्यू है इसका क्या वैल्यू है, तो आपने इस की मदद से आपको पता चल गया कि ये जो 9 है बेसिकली ये ओरिजिनली डाटा में शो कर रही है 1.9 सेंटीमीटर। तो 1.9 सेंटीमीटर जो है ये अब आपके पार्ट ए का आंसर है। अब पार्ट बी में उसने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि अब आपने इसका इंटरवल बताना है कि इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये जिस इंटरवल में लाई कर रही है उसकी विड्थ क्या है, यानी उसमें कौन कौन सा उसका इंटरवल बताएं, उसकी लोअर और अपर लिमिट बताएं, ठीक है। तो वो अब आप कैसे बताएंगे, वो अगर आप इसी डायग्राम को देखें,
ये देख रहे हैं आप 0.7 है यानी 0.7 है, और ये 9 से स्टार्ट हो रही है आपके पास, ठीक है। और ये फिर इसमें 1.0 1.2 है, ठीक है, इसमें 1.2 है, इसमें लिखा नहीं हुआ, कोई 3 वाली वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ये 1.2 1.3 रेंज है, 1.4 1.5 भी इसमें वैल्यू आ रही है, 1.6 1.7 है, फिर 1.8 एंड 1.9। सो बेसिकली ये जो आपके पास जिस रेंज में ये वैल्यू आ रही है, ये जो रेंज रिप्रेजेंट कर रही है, दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग इंटरवल ऑफ 1.8 टू 1.9, क्योंकि उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2.0 2.1 इसमें आ रही हैं वैल्यूज, ठीक है। तो ये और 6 1.7 और 1.6 इसमें, तो ये वाला जो इंटरवल है ये बेसिकली दो वैल्यूज में कवर कर रहा है, जिसकी लोअर लिमिट इज 1.8 एंड अपर लिमिट इज 1.9, राइट। सो अब आप अपना जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में दे सकते हैं डायग्राम को देखते हुए, कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू का आंसर आया है, कि आपके पास जो फर्स्ट इंटरवल है वो आपके पास है, जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू का आंसर है ए पार्ट ए का 1.9 सेंटीमीटर है, वो जो सर्कल में वैल्यू थी वो 1.9 को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर हमने देखा कि जो बी पार्ट का आंसर है वो है 1.8 टू 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो जो की गिवन थी उसकी मदद से जो है हमने जो पार्ट ए एंड पार्ट बी का जो है आंसर है हमने उसे कर लिया। यानी आपको इस तरह भी आ सकता है कि आपको एक डायग्राम दी हुई है, तो उस डायग्राम की बेस पर जो है आपने फर्दर अब अपना एनालिसिस करना है उस डायग्राम का, तो अब आप वो किस तरह से करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम अपने ऑनलाइन सेशन में जो मंडे को होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसे सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।